हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रस्तु इंग्लिश क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नीट एग्जाम 2024 का पार्ट थर्ड, जिसमें हम थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसमें आपके अधिकांशतः क्वेश्चन बनने वाले हैं और वो है आपका क्लासिफिकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांटने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सबसे पहले उसकी पहचान की, फिर उसके नाम की, एंड देन हम उसको क्या करते हैं? समूह में डिवाइड करते हैं। किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को हम कब तक विभाजित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, जब तक उसके बारे में हमें जानकारी ना हो। और जो जानकारी हम एकत्रित करते हैं वो हमारी किस में आती है बेटा? लक्षणों में आती है, गुणों में आती है और विशेषताओं में आती है। तो वर्गीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है, जिसके बाद हम बहुत सारे जीवों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं और कई वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान विशेष दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले हम चलते हैं वर्ग की तरफ। वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी। तो हमारे सामने सबसे पहले बेटा क्या आ गया? टैक्सोनॉमी यानी वर्ग की किसे कहते हैं? वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी वर्गीकरण की क्या है बेटा? इकाई है। ये एक ऑब्जेक्ट आपका बन सकता है कि वर्गीकरण की इकाई क्या है? टैक्सोनॉमी। ठीक है, ओके। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग की। ठीक है, तो क्या है इसमें? तो हमने लिखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें, क्या की शाखा है? जीव विज्ञान की। जितनी भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं किसकी शाखाएं मानी जा रही है बेटा? जीव विज्ञान की शाखाएं मानी जा रही हैं। तो हमने लिखा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? जीवों की पहचान करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पहले सबसे पहले हम जीवों की पहचान। ठीक है, आपने जीवों को पहचाना, किस वजह से पहचाना? गुणों की वजह से। आपने उसके गुण देखे, आपने उसका स्वभाव देखा, आपने उसका वातावरण देखा, आपने देखा कि वो किस जलवायु में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो जीवों की पहचान। फिर हम क्या करते हैं? उसका नामकरण, और उसी के आधार पर उसका क्या किया जाता है? नाम किया जाता है। और उसके बाद फिर हम उसे अलग अलग समूहों में विभाजित कर देते हैं यानी बांट देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीय या टैक्सोनॉमी कहते हैं। इससे पहले वाले सेक्शन में जब हमने बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पढ़ा था, तो हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और वातावरण बहुत दूर तक फैला हुआ है और उसमें कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उस जीव जंतु को हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? हमें कैसे पता चला पौधे क्या होते हैं, हमें कैसे पता चला जंतु क्या होते हैं? तो उन सब के लिए क्या लिया गया? क्लासिफिकेशन लिया गया। और क्लासिफिकेशन में सबसे छोटी इंपॉर्टेंट यूनिट का यूज किया गया, उसका नाम है टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। तो विज्ञान की यानी जीव विज्ञान की वैशाखा में जीवों की पहले हमें क्या करनी है? पहचान। फिर हम क्या करते हैं? उसका नामकरण। उसके बाद फिर हम उसे गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में बांटते हैं, उसे हम वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लीजिए कि आप किसी शॉप पर जाते हो, वहां पर बहुत सारा सामान फैला हुआ है और उस सारे सामान के ऊपर जो रेफर है उसका कोई भी नाम नहीं मेंशन नहीं हो रखा है, तो आप उसे कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, कभी विभाजित नहीं कर सकते, कभी अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आप किसी स्टोर पर जाते हैं, वहां पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और उसके सबके नाम मेंशन है क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो आप उन्हें देखकर बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो संसार में वैज्ञानिकों ने इसी बेसिस पर क्या किया? क्लासिफिकेशन किया था। और यह वर्गीकरण की क्या है बेटा? मूलभूत इकाई है। यहाँ से हमारा आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, अब इसके आते हैं कुछ पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब किस तरह से हम जीवों को विभाजित करेंगे, क्योंकि हमारी जो वातावरण है वो सदैव क्या? प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, जिसमें एक ही जाति के जीवों में कई बार क्या आता है? अंतर यानी विविधता आ जाती है। तो उसके बेसिस पर वर्गीकरण को लिए सबसे पहले क्या आता है बेटा? हमारा सबसे पहले आता है जगत। सबसे पहले हम किसे लेते हैं? जगत को। फिर आता है दूसरा क्या? समूह। तीसरा आता है क्या? वर्ग। चौथा आता है क्या बेटा? गण। फिर आता है क्या? कुल। उसके बाद आता है फिर वंश। और अंत में आती है बेटा क्या? उसकी जाति। अंत में क्या आती है? जाति। और इसके लिखने का सीक्वेंस बेटा क्या होता है? यही होता है। थोड़ा सा इसको फिर से लिखा जाता है, इसका क्या होता है? सीक्वेंस होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? जगत, फिर आता है सन, फिर आता है वर्ग, फिर आता है गण, फिर आता है कुल, फिर आता है वंश और फिर आती है जाति। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। वर्गीकरण में जीवों का सबसे बड़ा क्या होता है बेटा? सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो यहाँ पर हमारा पहला ऑब्जेक्ट बन जाता है वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई। तो आप यहां देख पा रहे होंगे सबसे बड़ी इकाई आईएमपी ऑब्जेक्ट बनता है बेटा, ध्यान रखना। सबसे बड़ी इकाई में सबसे पहले कौन आ रहा है? जगत। उसका मतलब सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाएगी आपकी? जगत। आप यहां लिखोगे किसे कहते हैं बेटा? जगत को कहते हैं। सबसे बड़ी इकाई क्या होगी इसकी? जगत।
ऐसे हमारा दूसरा बनता है बेटा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि वर्गी की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी यानी जो सबसे लास्ट में पाई जाती है, सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा? सबसे छोटी इकाई होती है उसकी जाति। ठीक है, ये दो आईएमपी ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पर बन गए हैं जो आपके काम के हो गए बेटा। इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है बेटा? वर्गी या वर्गीकरण की जगत। और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? अपन जाति को बोलते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखिएगा। ये सीक्वेंस आपका इस तरह से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं इसकी अगले भाग पर। अगला भाग है हमारा नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। अब वर्गीकरण के लिए हमने पहचान तो कर ली, ठीक है, उसका नाम भी रख दिया, उसे विभाजित भी कर लिया। अब प्रश्न ये आया कि नाम कैसे रखे जाएंगे, नाम रखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो नामकरण की पद्धति का आविष्कार बड़ा किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। इसका नाम आप कभी भूलिएगा अब। ठीक है, वर्गीकरण की नामकरण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। वर्गीकरण की पता किसे कहा जाता है बेटा? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को सबसे ज्यादा नाम दिया गया है कि उन्होंने बहुत लंबी खोजें कर रखी है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बारे में पढ़ने वाले बेटा? हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर को अपन बोलते हैं नामकरण पद्धति। कैसे होती है नामकरण पद्धति? तो देखिए, सजीव जिनमें जीवन हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो उनकी अवस्था, वो किस अवस्था में है, क्या उसकी आकृति है, कैसी उसकी संरचना है और उसके लक्षण क्या है, उसके आधार पर उनकी जो पहचान की जाती है उसको नामकरण कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद उसका नाम रख दिया जाता है। उसे कहते हैं नामकरण पद्धति। कैसे रखा जाता है? तो देखिए, इसमें कुछ हमारे पास संहिता में, अंतरराष्ट्रीय संहिता में कुछ विवरण दिया गया है। जैसे अगर हम पादपों की बात करें, किसकी बात करें? हम पौधों की बात करें। तो पौधों की बात करने का पादपों का नामकरण, अगर पौधों का आपको नामकरण करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वानस्पतिक नाम बोलते हैं पौधों के लिए। तो वानस्पतिक नामकरण की एक अंतरराष्ट्रीय संहिता है जिसका नाम है ICBN। इसमें क्या किया गया? दुनिया के समस्त पौधों को नामकरण किया गया है, इनका नामकरण किया गया है। और अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के वैज्ञानिक नामों को हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम। जंतुओं के नामों को रखना क्या कहलाता है? वैज्ञानिक नाम। इसको ICZN अंतरराष्ट्रीय संहिता के अंतर्गत पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। अभी प्रश्न आता है कि ये होते क्या है अंतरराष्ट्रीय संहिता ICBN और ICZN? इसका बनता है आपका IMP क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका IMP क्वेश्चन बन गया दोनों कि ICBN और ICZN का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। याद रखिएगा, ये आपकी IMP ऑब्जेक्ट हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN का क्या हो गया? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखिए, बॉटनिकल माने पादपों का नाम, नोमेनक्लेचर को बोलते हैं नामकरण, और जूलॉजिकल का मतलब होता है जंतुओं का नाम, नोमेनक्लेचर माने नामकरण। तो ये आपका क्या हो गया? IMP दो ऑब्जेक्ट यहाँ से बन चुके हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और किसने दिया बेटा इसको कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने इसके बारे में बताया था। याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या पढ़ते हैं अपन? शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पढ़ते हैं लिने। याद रखना, क्या पढ़ते हैं? लिने। लिनियस को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? लिने। कई बार क्वेश्चंस में लिने के नाम से ऑब्जेक्ट आता है और कई अन्य वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। बच्चों को लगता है कि आंसर गलत है, इसमें दिया नहीं है, इसके नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लिने यानी लिनियस वर्ड से शॉर्ट फॉर्म में लिया गया है, इसका याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि नामकरण की पद्धतियां कितनी है। नामकरण की पद्धतियां हैं अपने पास दो। ठीक है, और इसका श्रेय भी किसको जाता है? कैरोलस लिनियस को, जो क्या है बेटा? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण के पिता जो कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बोलते हैं अपन द्विनामकरण पद्धति। जैसा कि आप नाम से समझ चुके होंगे, द्वि का मतलब होता है दो, दो नामकरण माने ऐसे जीव जिनके नाम दो शब्दों से बने हों, वो होते हैं द्विनामकरण पद्धति। कैसे? देखिए, नामकरण की इस पद्धति को
कैरोलस लिनियस ने, याद रखिएगा किसने, कैरोलस लिनियस ने, इसे हम लिने भी बोलते हैं, दिया था। इन्होंने संसार के समस्त जीवों को, जितने भी संसार के जीव हैं उन समस्त जीवों को उन्होंने क्या किया था बेटा, 2 नाम दिए थे कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी के 2 नाम होते हैं। पहला जो नाम होता है वो उसको बेटा वंश को बताता है कि वो किस वंश का है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था ना वंश जाति। और दूसरा नाम जो होता है बेटा उसकी क्या बताता है, उसकी जाति को बताता है, वो किस जाति से सदस्यों से बिलोंग करता है, संबंधित है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, बेटा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तो होमो का मतलब होता है ह्यूमन, वंश क्या हो गया, ह्यूमन, सेपियंस का मतलब जाति, कि वो एक ही जाति का है। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी द्विनामकरण पद्धति की, कि इसमें जीव, प्रत्येक जीव की हमेशा क्या होना चाहिए, नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए। कुछ नियम है द्विनामकरण पद्धति के। पहला नियम है प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए। पहला शब्द वंश को होना चाहिए, दूसरा शब्द जो होता है उसकी जाति को बताना चाहिए। दोनों नामों को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में तिरछा करके लिखा जाना चाहिए। ठीक है, वंश के नाम को हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करना चाहिए, जबकि जाति के नाम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। और दोनों नाम आसान होने चाहिए ताकि इनका उच्चारण आसानी से हो सके। जैसे मैंने कह दिया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो हम आराम से पढ़ सकते हैं होमो सेपियंस। मेढक का राना टिग्रीना, तो आराम से राना टिग्रीना पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कई वैज्ञानिक नाम है जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मटर का है पाइसम सटाइवम, मैंगी फेरा इंडिका आम का नाम है, बड़े आराम से बेटा इसको पढ़ सकते हैं। तो जो पौधों के नाम होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वानस्पतिक नाम कहलाएंगे। जो जंतुओं के नाम होंगे वो हमारे वैज्ञानिक नाम कहलाएंगे। और बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम जो है बेटा साइंटिफिक नेम, ये 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कितने नाम पूछे जाते हैं और किन किन के पूछे जाते हैं, इसकी हम एक टेबल बनाकर आपको इसमें नेक्स्ट सेशन में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या लिनियस के सामने क्या आई कि नाम तो 2 हो गए, वंश जाति भी हो गई, व्यवस्थाएं सारी हो गई। सबसे बड़ी समस्या थी कि जीवधारी अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं। जब वो अलग अलग वातावरण में पाए जाते हैं तो उन्हीं की जाति के सदस्यों में जलवायु, वातावरण, स्वभाव, अन्य कारकों के द्वारा थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है। और एक ही जाति के सदस्य अलग अलग जलवायु में, अलग अलग वातावरण में रंग, रूप, आकार, आकृति में अलग अलग हो जाते हैं, भले ही वंश इनका समान हो। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए कैरोलस लिनियस ने द्विनामकरण पद्धति के बाद एक नामकरण पद्धति और दी, जिसका नाम था त्रिनामकरण पद्धति, जिसे बोलते हैं अपन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी त्रिनामकरण पद्धति। और इसका भी स्पष्ट हो गया कि जीव का नाम कितने शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए, 3 नामों से, जिसमें वंश और जाति को कुछ नहीं इन्होंने किया, केवल क्या किया, एक और शब्द जोड़ दिया उपजाति के रूप में। देखो कैसे, इसमें जीवों के 3 नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं, 3। पहला नाम हमेशा उसके वंश को बताएगा, दूसरा नाम उसकी जाति को बताएगा और तीसरा नाम उसकी उपजाति को बताता है। ये कहा लिनियस ने द्विनामकरण पद्धति के बाद। ठीक है, वंश का नाम पहला होता है, जो जाति की उपजाति बदल दिया और जाति का नाम अलग से रख दिया। तो पहला वंश का, दूसरा जाति का और तीसरा उपजाति को बताता है कि अगर किसी जाति के सदस्यों में जलवायु के कारण अलग अलग स्थानों के कारण भिन्नता आती है तो। ठीक है, रूल्स वही रहेंगे। वंश का नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा, फिर उसकी जाति का लिखा जाएगा, उसके बाद उसके उपजाति का लिखा जाएगा। वंश को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, जबकि जाति और उपजाति को हमेशा स्मॉल अक्षर से लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें इंडियन क्रो यानी भारतीय कौवे की, तो भारतीय कौवे का वैज्ञानिक नाम होता है कॉर्वस स्प्लेंडेंस ओनली। कई सालों तक कॉर्वस स्प्लेंडेंस के नाम से हमसे संबोधित करते रहे हैं, लेकिन भारत में, श्रीलंका में, बर्मी प्रदेशों में इस कौवे की जाति में के सदस्यों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिला। हालांकि उसकी जाति एक ही थी, हालांकि उसका वंश एक था, लेकिन उसमें होने वाले अंतर के कारण इसको क्या कर दिया गया, उपजाति विभाजित कर दिया गया। तो उसका नाम एक और रख दिया स्प्लेंडेंस। अब भारत में तो सेम होते हैं तो हम स्प्लेंडेंस और स्प्लेंडेंस ही बोलेंगे, जबकि श्रीलंका में और बर्मी प्रदेश में अलग होते हैं, इसलिए हम प्रोटेगेरस और अन्य नामों से उसको संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा कौन सा, नामकरण। ठीक है, अब बढ़ते अपन अगले सेशन में। अगला सेशन जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है द्विजगत वर्गीकरण किसे कहते हैं।
क्योंकि जीवों का नामकरण हो चुका है, पहचान हो चुकी है। अब उसको कैसे बांटा गया इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के सेक्शन की तरफ। आज का सेक्शन हमारा द्वि नामकरण पद्धति किसे कहते हैं। ठीक है, कौन सा आगे बेटा हमारा द्वि नामकरण नहीं पढ़ेंगे, हम द्वि जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? द्वि जगत वर्गीकरण। वर्गीकरण जीवों का जो होना था जगतों में वो बहुत पहले प्रारंभिक अवस्था में हो चुका था। किसके समय में? अरस्तु के समय में, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, उसके समय में ही क्लासिफिकेशन की शुरुआत हो चुकी थी। अरस्तु ने संसार के सभी जीवों को दो भागों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत में, जिसमें उन्होंने कह दिया कि जिसके लक्षण पौधों से मिलेंगे वो सीधे सीधे पादप जगत में जाएंगे, और जिसके लक्षण जंतुओं से मिलेंगे वो सीधे सीधे जंतु जगत में जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कई सूक्ष्म जीव भी थे, कई एक कोश के जीव भी थे, तो वहां पर थोड़ा सा इंक्लूडिंग सिस्टम सही से बन नहीं पा रहा था। उसके बाद आए फिर कैरोलस लीनियस, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने संसार के सभी जीवों को दो जगतों में बांटा, बिल्कुल अनुसरण किया अरस्तु का, लेकिन थोड़ा सा उसमें संशोधन किया। इन्होंने जो पादप जगत था अरस्तु का, उसको जगत प्लांटी में कन्वर्ट कर दिया, और प्लांटी का अर्थ होता है छोटे से लेकर बड़े तक के पौधों का अध्ययन करना। ठीक है, और जो जंतु जगत था उसको उन्होंने एनिमलिया में कन्वर्ट कर दिया, जिसका मतलब होता है छोटे एनिमल से लेकर बड़े तक के एनिमल की स्टडी करना। ठीक है, तो दो जगत वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो भाई सबसे पहले दो जगत वर्गीकरण का आविष्कार क्या है? दो जगत वर्गीकरण का आविष्कार। हमने यहां लिख दिया इसका आविष्कार वर्गीकरण के जनक, वर्गीकरण के जनक कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने किया। इनके अनुसार संसार के सभी जीवों को, संसार के सभी जीवों को दो जगतों में बांटा गया। दो जगत में, इसमें बेटा दो जगत में बांटा गया। ठीक है, पहला जगत था इनका जगत प्लांटी, और दूसरा था इनका जगत एनिमलिया। ये इनके क्या था? दो जगत थे। जगत प्लांटी में इन्होंने क्या किया, इसमें सभी पादपों को रखा गया, जितने भी पौधों के गुण प्रदर्शित करने वाले थे उनको रखा गया, विशेषकर कौन से? क्लोरोफिल युक्त। यहां हम लिख सकते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल युक्त विशेषकर। और जगत एनिमलिया में इसमें सभी प्रकार के जंतुओं को रखा गया, को रखा गया। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहां लिख सकते हैं अपन प्रोकैरियोटिक एवं, समझ जाइएगा, यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया इसमें द्विजगत वर्गीकरण में। तो द्विजगत वर्गीकरण सबसे ज्यादा सर्वमान्य था, मान्य था, बहुत ज्यादा से सम्मान मिला कैरोलस लीनियस को। उसके बाद फिर जो नए वैज्ञानिक आते गए, उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को समझने के लिए इस पूरे वर्गीकरण की अच्छे से स्टडी करी, और इनमें जो शामिल जीव थे, चाहे वो एक कोशिकीय हो,
बहुकोशिकीय हों, प्रोकैरियोटिक हों, यूकैरियोटिक हों, उसके बेसिस पर धीरे धीरे क्या किया, इनको अलग करना शुरू कर दिया और उनका भी नाम इतिहास में लिखा गया। अब हम बात करते हैं द्वि जगत वर्गीकरण। बड़ा आसानी से हो गया, हमने जैसे ही लक्षण देखा, पादप जगत क्रांति कह दिया, पादपों का जगत, लक्षण देके हमने कह दिया जगत एनिमेलिया हो गया, जंतुओं का जगत। अब सबसे बड़ी समस्या ये आई कि मान लो अगर हमें जगत क्रांति में अध्ययन करना है और इस जगत क्रांति में तो सारे की सारे इंक्लूड है, पौधों से रिलेटेड, और जंतु जगत में भी सारे रिलेटेड है, तो यहाँ ये स्टडी करने में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उस समय। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इस तरह से तो हम किसी चीज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था E.H. हैकल। इन्होंने क्या किया, इस वर्गीकरण को और आसान बनाने के लिए एक नए जगत की खोज की और उसका नाम रखा गया जगत प्रोटिस्टा। तो ये हो गया हमारा दो जगत हो गए, जगत क्रांति, जगत एनिमेलिया। इसके बाद एक और जगत की खोज हुई, उसे कहा गया तीन जगत वर्गीकरण। क्या कहा गया उसे? तीन जगत वर्गीकरण। चलिए अब लेते हैं हम क्या, तीन जगत वर्गीकरण लेते हैं। तीन जगत वर्गीकरण। अब ये तीन जगत वर्गीकरण की कहानी क्या हुई, तो मैं यहाँ लिखा, यह वर्गीकरण वैज्ञानिक E.H. हैकल द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके द्वारा E.H. हैकल द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनके अनुसार क्या था कि संसार में या संसार के सभी, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, एक कोशिकीय जीवों को, एक कोशिकीय, इसको बेटा एक कोशिकीय जीवों को कहाँ रखा गया, एक अलग जगत में स्थान दिया गया, जिसे जगत, कौन सा जगत कहते हैं? प्रोटिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कौन सा जगत लिया? जगत प्रोटिस्टा, फिर जगत क्रांति, और तीसरा आ गया इनका जगत एनिमेलिया। तो सबसे पहले कौन सा लिया बेटा? जगत प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? सभी एक कोशिकीय, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो प्लस चाहे वो यूकैरियोटिक हो, ठीक है, सभी को एक साथ स्थान दिया, ठीक है, चाहे वो पौधे हो या जंतु हो। फिर दूसरा बचा हमारे पास जगत क्रांति और जगत एनिमेलिया। अब इसमें क्या थे बेटा? अब इसमें कौन बचे थे? इसमें सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय कौन बचे बेटा हमारे पास? यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादप। कौन बचे इसमें? केवल बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादप बचे। फिर हमारे पास एनिमेलिया में आ गया अपन, इसमें सभी बहुकोशिकीय कौन बचे बेटा? इसमें यूकैरियोटिक जंतु, ये इसमें शेष बचे। तो इस तरह हमारे पास बेटा कितना जगत वर्गीकरण आ गया? तीन जगत। एक था हमारे पास दो जगत वर्गीकरण, एक आ गया तीन जगत वर्गीकरण।
तो 3 जगत वर्गीकरण की खोज किसने की बेटा? EH हैस्केल ने की। ठीक है, तीसरे जगत वर्गीकरण का नाम क्या था? उसका नाम जगत प्रोटिस्टा रखा गया। क्या रखा गया बेटा? जगत प्रोटिस्टा रखा गया। इन्होंने क्या किया? सभी एक कोष के जीवों को, चाहे वो एक कोष की प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो एक कोष के यूकैरियोटिक हो, उन्होंने क्या किया? उसको सबको अलग कर दिया। ठीक है, तो उसे कहा गया 3 जगत वर्गीकरण। लेकिन इस वर्गीकरण के बाद भी एक समस्या है कि एक कोष की है पादप, एक कोष की है जंतु, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जंतु पादप, इन सबको जब एक साथ रखा गया तो इस जगत में स्टडी करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तो उसको बाद में नाम दिया गया डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का कूड़ादान। हालांकि इससे जगत प्लांटी एनिमलिया बहुत क्लियर हो चुके थे, लेकिन इसमें क्या आया था? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के आधार पर इसको गड़बड़ कर दिया गया था। तो उसे कहा गया क्या? डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एक गोटी बनती है, वर्गीकरण का कूड़ादान किसे कहते हैं? आप कहीं भी इसको मेंशन कर सकते हो। इसको अपन क्या कहते हैं? वर्गीकरण का कूड़ादान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? वर्गीकरण का कूड़ादान। IMP ऑब्जेक्ट बनेगा, याद रखना। वर्गीकरण का कूड़ादान किसे कहते हैं? जगत प्रोटिस्टा को। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले क्लासिफिकेशन पर। तो जगत प्रोटिस्टा को क्या कहते हैं बेटा? वर्गीकरण का कूड़ादान। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए अगले वैज्ञानिक आए, इनका नाम था HF कॉपलैंड, जिन्होंने क्या किया? एक नए जगत की खोज की और जगत प्रोटिस्टा की अधिकांश समस्याओं को दूर कर दिया। तो उसका नाम रखा गया 4 जगत वर्गीकरण। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? 4 जगत वर्गीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, 4 जगत वर्गीकरण। अब क्या है 4 जगत वर्गीकरण की कहानी? देखिए, जगत प्रोटिस्टा की समस्या को, किसकी बेटा? जगत प्रोटिस्टा की समस्या को सुलझाने के लिए, किसकी समस्या को? जगत प्रोटिस्टा, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण का कूड़ादान की समस्या को, किसको बेटा? जगत प्रोटिस्टा की समस्या को, ठीक है, सुलझाने के लिए, या अपन कह सकते हैं दूर करने के लिए वैज्ञानिक HF कॉपलैंड, कौन बेटा? HF कॉपलैंड ने क्या किया? एक नए जगत की खोज की, जिसे जगत मोनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जगत मोनेरा कहते हैं। इस जगत में सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को अलग किया गया। इसमें केवल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया,
इसके बाद प्रोटिस्टा की अधिकांश समस्या का बेटा समाधान हो चुका था। जगत प्रोटिस्टा। अब इस जगत में केवल एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए थे। इसके बाद तीसरा जगत था, जगत प्लांट भी हमारा सेम रहेगा और जगत एनिमेलिया ये भी हमारा बता रहेगा सेम रहेगा। इसमें बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है और इसमें बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह जगत प्रोटिस्टा की समस्या को समाधान कर लिया गया था। ठीक है, फिर भी यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या जगत प्रोटिस्टा की क्या थी कि इसमें एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया था। किसको लिया गया था? एक कोशिकीय जीवों को और बहुकोशिकीय जीवों को, जो कि सारे के सारे क्या थे बेटा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और कोशिकांग भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, कोशिकांग नहीं होते। तो ये थोड़ी सी हमारे सामने एक समस्या थी कि इनका समाधान कैसे होगा। तब इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया बेटा? 5 जगत वर्गीकरण दिया, जिसका नाम था R.H. व्हिटकर। R.H. व्हिटकर ने क्या किया? जगत प्रोटिस्टा से जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव थे उसको एक अलग जगत में रखा, जिसका नाम रखा गया जगत कवक। और इस प्रकार संसार के सभी जीवों का वर्गीकरण कितने जगत में कर दिया गया बेटा? 5 जगतों में इसको डिवाइड कर दिया गया।